नमस्कार। एचपीआरसी की अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में उन सभी टॉपिक्स को जो है वो कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं वो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किए जाते हैं और डिटेल से हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज एट कृष्णा एंड शुक्ला। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जिसको जिसकी दो ब्रांचेज हैं, एक कृष्ण वेद उसकी ब्रांच है और दूसरा जो है वो शुक्ल वेद जो है वो उसकी ब्रांच है। देखिए हमारे पास जो है वो मुख्य रूप से 4 तरह के वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर हम देखेंगे कि कौन सा वेद ऐसा है जिसको 2 भागों में जो है विभाजित किया गया है, जिसकी 2 शाखाएं आती हैं, तो ये जो है वो यजुर्वेद आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद की जो है वो 2 शाखाएं आती हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद आता है और एक कृष्ण यजुर्वेद जो है वो आता है। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इससे जो ब्राह्मण जुड़े हुए हैं वो शतपथ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, और कृष्ण यजुर्वेद जिससे जो है वो तैत्रीय ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि यजुर्वेद की ये 2 शाखाएं आती हैं, इसके अलावा ऋग्वेद हमारे पास आता है। ऋग्वेद में अगर हम जानें तो ऋग्वेद में जो है वो 1028 सूक्त जो है वो आते हैं, और ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल जो है वो आते हैं। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही जो है वो लिया गया है। अगर हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से जो है वो लिया गया है। अगर हम दूसरा यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर यानी कि यजुर का जो मतलब होता है, इसमें यजुस शब्द आता है। यजुर का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ जो है वो इसका मतलब होता है, तो यज्ञों से जुड़े हुए विधि विधान यहाँ पर बताए गए हैं, कर्मकांडों से जुड़ी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यजुर्वेद के बाद सामवेद जो है वो आता है। सामवेद का मतलब होता है गाना, गाने से संबंधित चीजें जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी, जिनके नाम पर जो है वो इसका नाम जो है वो इसका नाम जो है वो पड़ा है। इसमें जो है वो जो बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो सब चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो ये हमने जो है वो 4 वेदों के बारे में जो है वो मुख्य रूप से पढ़ लिया। इतना सब यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ी हुई जो है वो कुछ एक स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। बोलते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले दिया गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1921। तो बोलते हैं कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी इसकी स्थापना जो था वो 1921 में जो था वो की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में बोलते हैं लाला लाजपत राय वाज इलेक्टेड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, की लाला लाजपत राय को जो है वो इसका पहला प्रेसिडेंट यानी कि पहला राष्ट्रपति, पहला अध्यक्ष जो था वो बनाया गया था। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाज फॉर्म्ड बाय S.A. डांगे इन 1929, कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन की स्थापना जो था वो 1929 में की गई थी और S.A. डांगे के द्वारा जो था वो की गई थी। हम सबसे पहली स्टेटमेंट के बारे में जो है वो जानना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में जो है वो दिया गया है। ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना 1921 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1920 में जो था वो हुई थी। 1920 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना जो था वो मुंबई में जो था वो की गई थी, और इसके जो को फाउंडर थे उसमें लाला लाजपत राय आते थे, जिनको पहला प्रेसिडेंट इसका जो था वो बनाया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है कि लाला लाजपत राय जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए थे। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन अलग से है। इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना के बारे में जो है वो पूछा गया है कि इसकी स्थापना जो था वो 1929 में S.A. डांगे के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इसकी स्थापना की कब गई थी? इसकी स्थापना 1931 में जो था वो की गई थी। 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा गई थी? तो इसकी स्थापना जो था वो N.M. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। नारायण मनोहर जोशी के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। नारायण मालहार जोशी के द्वारा, मनोहर नहीं, नारायण मालहार N.M. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो V.V. गिरी को जो था वो बनाया गया था। V.V. गिरी इसके पहले प्रेसिडेंट जो था वो बनाए गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया था सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है वो आपने क्वेश्चन और इन स्टेटमेंट्स के बारे में जो है वो डिटेल से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट
अल्लूरी सीताराम राजू एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये किस मूवमेंट के साथ जो था वो जुड़े हुए थे, उस मूवमेंट का नाम जो है वो आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है वो कौन सी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे रंपा रिबेलन के साथ। अगर आप बात करते हैं हमारे सिलेबस की, तो सिलेबस में ये मूवमेंट्स जो है वो स्पेसिफिक रूप से मेंशन की गई हैं कि इन मूवमेंट्स के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये रंपा रिबेलन आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि इस रिबेलन में क्या था, कब ये हुई और कौन इसको लीड कर रहा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो सबसे पहले तो आप अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जानिए। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म जो था वो 1897 में हुआ था। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये जो है वो सन्यासी जो था वो बन गए थे और उसके बाद इन्होंने जो है वो लोगों के लिए काम करना जो है वो स्टार्ट किया। इन्होंने जो है वो ब्रिटिश रूल जो था वो उस टाइम जो ट्राइबल एरियाज में उस टाइम जो है वो अत्याचार किए जा रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने जो है वो आवाज़ उठाना जो है वो स्टार्ट की। उस टाइम जो है वो क्या है, उस टाइम जो पोडू एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी ना, उसके ऊपर भी जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इन्होंने जो है वो उसके खिलाफ भी जो है वो आवाज़ उठाई और जो पुलिस के द्वारा लोगों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, फॉरेस्ट रेवेन्यू ऑफिशियल जितने भी थे वो सारे अत्याचार लोगों के ऊपर कर रहे थे। इन्होंने जो है वो लगातार जो है वो आवाज़ उठाई और एक रंपा रिबेलन जो है वो स्टार्ट होता है, रंपा विद्रोह जो है वो स्टार्ट होता है। ये 1922 से लेकर 1924 तक जो था वो रंपा विद्रोह जो था वो चला था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जो अल्लूरी सीताराम राजू थे इन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, इनके साथ और भी क्रांतिकारी लोग जो है वो जुड़े। इन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है वो हमला करना जो है वो स्टार्ट किया। सबसे पहली बार जब पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था तो लगभग 300 के करीब ये लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने पुलिस स्टेशन के ऊपर जो है वो हमला जो था वो किया था। अभी इसी साल जो है वो जुलाई 4, 2025 को जो है वो इनका 128th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। तो इसलिए जो है वो इनको याद भी किया गया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जुलाई महीने में किया गया था इनको याद। तो ये बेसिक बातें आपने रंपा रिबेलन के बारे में ध्यान रखनी है। यहाँ पर संथाल रिबेलन दिया गया है, संथाल विद्रोह दिया गया है। ये 1855-1856 में जो था वो हुआ था। सिद्धू और कान्हू इसके मुख्य लीडर जो था वो थे। कोल विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो कोल आंदोलन जो था वो छोटा नागपुर झारखंड में जो था वो हुआ था 1831-1832 में जो था ये हुआ था। ताना भगत मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार में हुआ था, 1914 से 1919 के बीच में हुआ था और जतरा भगत इसके जो है प्रमुख नेता जो था वो हुआ करते थे। तो ये आप सब आंदोलनों के बारे में ध्यान रखिए जो ऑप्शन में भी जो है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन वाज द सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड। तो बोलते हैं ये जो सार्जेंट प्लान था, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन जो है वो कब ये स्टार्ट जो था वो हुआ था। तो देखिए ये जो सार्जेंट योजना थी, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन था, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1944 में जो था वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए एजुकेशन में हमारे पास कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्लान आए और अगर आप ऐसे टीजीटी जेबीटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। सबसे पहले जो बात की जाएगी वो सबसे बेसिक से प्लान से की जाएगी। जो सबसे पहले ही आया था वो कौन सा प्लान जो था वो आया था। देखिए वैसे तो एजुकेशन से रिलेटेड काम बड़े पहले से करते रहे, परंतु वुड्स डिस्पैच कमीशन जो है वो आता है। ये जो वुड्स डिस्पैच कमीशन आता है ये कौन से ईयर का है, ये 1854 का कमीशन जो है वो वुड्स डिस्पैच कमीशन 1854 का जो है वो कमीशन है। इसके बाद आया हंटर एजुकेशन कमीशन। हंटर एजुकेशन कमीशन जो आया था वो 1882 में आया था। 1882-83 का जो है वो ये कमीशन है। और उसके बाद जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो 1904 का जो है वो एक्ट है, ये आप पे ध्यान रखना है। फिर एक सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो आता है। ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आता है ये 1917 से 1919 के बीच में जो है वो रहा, इतने बीच में आया, ये आपने ध्यान रखना है। एक हार्टंग कमीशन जो है वो आता है। हार्टंग कमीशन जो है वो कौन से ईयर का था, ये 1929 का कमीशन था। एक वर्धा स्कीम भी थी एजुकेशन की। वर्धा स्कीम जो था वो 1937 की स्कीम थी। वर्धा स्कीम 1937 की स्कीम हुई। और सार्जेंट प्लान हमने 1944 का पढ़ ही लिया। सार्जेंट प्लान के बाद जो है वो और भी कमीशन जो है वो आए, परंतु सार्जेंट प्लान एक इम्पॉर्टेंट प्लान था। जैसे कि इसके बाद कोठारी कमीशन जो था वो आया था। कोठारी कमीशन 1964 का जो था वो कमीशन था। तो ये सब आप बेसिक सा कमीशंस के बारे में जो है वो ध्यान रखना। मैंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको कमीशंस के बारे में जो है वो यहाँ से दी है, एक साथ इसको यहाँ से नोट कर ले।
अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो ये आपके पास सही टाइम है, सही अपॉर्चुनिटी है आपके पास अभी कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर आगे बढ़ सकें। और देखिए, अभी टीजीटी का एग्जाम ऐसा एग्जाम है, अभी डे बाई डे अगर आप देखेंगे ना तो पोस्टें खत्म हो रही हैं, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, आप पोस्टें खत्म हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं। तो टीजीटी का मौका आपके लिए जो है वो बड़ा ही अच्छा मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर जो है वो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है। परंतु एक सच्चाई ये है, आज के टाइम में नौकरियाँ धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बड़ी ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बच गई। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको जल्दी से जल्दी अवेल करने की कोशिश जो है वो करें। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज आर नॉट इंक्लूडेड इन दी राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। देखिए, आर्टिकल 19 आता है, फ्रीडम की बात करता है। 19(1) में कुछ एक आर्टिकल आते हैं, बोलते हैं कौन सा आर्टिकल इनमें से 19(1) में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, राइट टू असेंबल पीसफुली दिया गया है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन दिया गया है और बोलते हैं राइट टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो दिया गया है। तो बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1)। तो बोलते हैं कौन सा इनमें से जो है वो इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं है। देखिए, सबसे पहले राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ये राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात जो है वो आर्टिकल 19(1) में नहीं की गई है, इसकी बात जो है वो आर्टिकल नंबर 14 में की गई है। राइट टू असेंबल पीसफुली की अगर हम बात करते हैं तो ये 19(1) में ही जो है वो आता है, 19(1) में ही आता है। राइट टू प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन, आपके पास राइट है कि आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रीली, 19(1) में ही ये आता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी 19(1) में ही जो है वो आता है। तो ये तीनों 19(1) में आते हैं। नॉट इंक्लूडेड, ओनली वन इज नॉट इंक्लूडेड, पहला इंक्लूड नहीं है। थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 19(1) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है, राइट टू फ्रीडम, इसमें 6 तरह के राइट दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इनके बिना हथियारों के आप पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस या फिर यूनियंस, आप एसोसिएशन और यूनियंस फ्रीली बना सकते हैं। फ्री मूवमेंट थ्रू आउट इंडिया, आप थ्रू आउट इंडिया जो है वो कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं। राइट टू रिजाइड, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। सेटल एट एनी प्लेस, आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं। एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आप किसी भी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, बिजनेस को जो है वो अपना सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से 6 राइट हमारे पास 19(1) में दिए गए हैं। ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। टिप्स में यहाँ पर जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया था, ये आर्टिकल नंबर 16 में जो है वो आता है। आर्टिकल नंबर 60 में आता है। ये मैंने शायद 14 बता दिया था, तो 14 में क्या आता है। आर्टिकल नंबर 14 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर राइट टू इक्वलिटी आता है, समानता का अधिकार वहाँ पर जो है वो आता है। और 16 में आता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी 16 में आता है और 14 में राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम इन द कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो बोलते हैं कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे लंबा समय जो है वो लेता है। सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करने में सबसे लंबा समय जो है वो लेता है, वो कौन सा ग्रह है। इससे पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि वो नेपच्यून ग्रह जो है वो आता है। नेपच्यून ग्रह ये आता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ी सी ग्रहों की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ग्रहों के बारे में हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है, परंतु बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आप मेरिट में बहुत पीछे जो है वो एकदम से चले जाते हैं। ग्रहों के बारे में आप क्या क्या याद रखेंगे। पहला तो आपने ये क्वेश्चन ध्यान रख ही लिया कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो सबसे जो है वो बोलते हैं टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीटिंग रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ज़्यादा समय जो है वो लेता है। अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी रेवोल्यूशन सबसे स्लो है,
तो स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन वाला ग्रह ये नेपच्यून ही ऑब्वियसली जो है वो आएगा। ये रिवॉल्यूशन वाला है, रिवॉल्यूशन की जब बात की जा रही, एक रोटेशन की बात की जाती है, तो स्लोवेस्ट रोटेशन वाला कौन सा ग्रह है? स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम जो है वो वीनस ग्रह जो है वो आता है, वो वीनस ग्रह स्लोवेस्ट रोटेशन वाला ग्रह जो है वो आता है। अगर हम फास्टेस्ट रोटेशन वाले ग्रह की बात करते हैं तो फास्टेस्ट रोटेशन वाला ग्रह जुपिटर आता है, और फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन वाले ग्रह की बात करते हैं तो वो मरकरी ग्रह जो है वो आता है। हमने वीनस ग्रह के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि वीनस सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट प्लेनेट जो है वो आता है, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। ये हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आता है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह भी जो है वो वीनस ही जो है वो आता है। तो वीनस ग्रह के बारे में भी आपने ये जानकारी ध्यान रखनी है। तो इतना सब आप ग्रहों के बारे में जो है वो ग्रहों के बारे में जो है वो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक द कॉम्पेन्स क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कि कॉम्पेन्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशंस की गई हैं क्लाइमेट की, उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं ये जो AMW क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट की, ये किस पार्ट में इंडिया के पाई जाती है? तो ये जो है वो वेस्टर्न कोस्टल रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशंस की गई हैं वो किस तरह से की गई हैं और कहाँ पर कौन सा क्लाइमेट जो है वो आता है कॉम्पेन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो AMW है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया या फिर साउथ ऑफ गोवा में जो है वो आता है। एक AS भी इस तरह से जो है वो आता है। ये जो AS आता है ये कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में जो है वो इस तरह का क्लाइमेट जो है वो आता है। एक AW जो है वो आता है, इसको जो है वो ट्रॉपिकल सवाना बोलते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो है वो पाया जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो है ये पाया जाता है। एक जो है वो E टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आती है, इसको पोलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इस तरह का क्लाइमेट जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है वो आता है। और एक DFC कर भी जो है क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन आती है। ये कोल्ड होता है, ह्यूमिड विंटर यहाँ पर होती है और शॉर्ट समर यहाँ पर होते हैं। ये DFC तरह का क्लाइमेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। तो ये आप क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस के बारे में ध्यान रखना है कि किस तरह का क्लाइमेट बेसिकली कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट ऑफ अ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि कौन से ट्री ऐसे हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो नहीं है। अब देखिए बोलते हैं यहाँ पर ट्रीज के बारे में भी बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कौन से इनमें से जो है वो नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है देवदार के अलावा सिल्वर फिर दिया गया है, साल दिया गया है, ब्लू पाइन जो है वो दिया गया है। तो इनमें से साल ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। साल जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं आता। इसके अलावा अगर हम बात देवदार की करते हैं, सिल्वर फिर की करते हैं, ब्लू पाइन की करते हैं, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही जो है वो आते हैं। अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें किस तरह के पेड़ जो हैं वो आते हैं वो भी हम जानेंगे थोड़ा सा। तो देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये देवदार, सिल्वर फिर, ब्लू पाइन ये सब जो है वो यहाँ पर आते हैं। साल किस तरह का फॉरेस्ट जो है वो आता है। इनके साल के जो पेड़ होते हैं वो किस तरह के फॉरेस्ट में होते हैं? ये डेसीडियस फॉरेस्ट में जो है वो होते हैं। डेसीडियस फॉरेस्ट में जो है ये होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि साल में ये एक बार अपने इनकी पत्तियां जो हैं वो झड़ जाती हैं, और खासकर इनकी पत्तियां जो झड़ती हैं वो ड्राई सीजन में, सूखे सीजन में जो है वो झड़ जाती हैं इनकी पत्तियां, साल के जो ट्री है। तो साल के ट्री के बारे में आपने ये जो है वो फैक्ट आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये भी हमारे सिलेबस में जो है वो ऑफिशियली दिया गया है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आप देखते हैं उसमें ये स्पेसिफिक वे में जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो यहाँ पर सबसे पहले FCI जो है वो दिया गया है। FCI का मतलब है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आता है। और दूसरे नंबर पर ECI दिया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जो है वो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है वो आती है। और तीसरे नंबर पर लोकपाल दिया गया है। देखिए लोकपाल आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में नहीं आता। और लोकपाल से आगे जो है वो कैग दिया गया है। कैग आपका जो है ये भी किस में आता है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में जो है वो आता है। तो
FCI, ECI और CAG ये तीनों ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हैं। लोकपाल इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इट इज़ ये जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में जो है वो आता है। हम बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडीज़ दी गई हैं, कौन सी बॉडीज़ ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आती हैं और कौन सी ऐसी है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो आती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, जिसके बारे में लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा भी है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो आते हैं। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके अलावा जो है वो इसी में ही जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको UPSC बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसमें आता है। इसमें जो है वो हमारे पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके कैग जो है वो इसमें आता है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास किसमें आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या आता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या क्या आता है, सबसे पहले ये बेसिक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया गया है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल जो है वो आता है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल नंबर 280 जो है वो आता है। यहाँ पर कैग भी जो है वो दिया गया है, कैग से संबंधित कौन सा आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आता है। तो कैग से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 148 जो है वो आता है। तो ये तीनों आर्टिकल भी साथ में एक साथ ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इन माल्थुसियन थ्योरी। तो देखिए हमारे सोशियोलॉजी के सिलेबस में जो है माल्थुसियन थ्योरीज पे मेंशन की गई है। बोलते हैं इस माल्थुसियन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो जनसंख्या वृद्धि पर जो है वो सकारात्मक जांच किसको जो है वो माना गया है, लेट मैरिज को, मॉरल रिस्ट्रेन को, और यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रासेप्शन दिया गया है, और फेमीन और डिजीज जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो पॉजिटिव चेक जो है वो किसको माना गया है, पॉजिटिव चेक फेमीन और डिजीज को जो है वो माना गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये माल्थुसियन का थ्योरी बोलता क्या है, तो ये पॉजिटिव चेक के बारे में बात करता है। पॉजिटिव चेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ माल्थुसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसिस को बोला गया है जिससे जो है वो डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होती है। अब डेथ रेट जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, माल्थुसियंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चेक के कुछ एग्जांपल बताए गए हैं, जैसे कि फेमीन हो गया, स्टर्वेशन हो गया, डिजीज एपिडेमिक्स हो गया जैसे कि कोविड-19 आया था, वॉर युद्ध हो गया, इजराइल और गाजा के बीच में वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो बनी, और नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, कहीं पर फ्लड आ गया कहीं पर, जैसे हिमाचल में फ्लड देखने को मिला था आपको, अर्थक्वेक म्यांमार में अर्थक्वेक देखने को मिला था, बहुत पहले नेपाल में अर्थक्वेक देखने को मिला था। तो वो सारे जो है वो अर्थक्वेक में जो है वो आ गए। तो इस तरह से जो है ये माल्थुसियन की थ्योरी है जिसमें पॉजिटिव चेक की बात जो है वो की गई है। एक्सट्रीम पॉवर्टी भी यहीं पर जो है वो आता है, अनहोलसम ऑक्यूपेशन, हार्ड लेबर लीडिंग टू अ शॉर्टन लाइफ स्पैन, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पर आती है, माल्थुसियन थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चेक में जो है वो आती हैं। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली इस तरह की थ्योरीज जो है वो दी गई हैं और ये बड़ी ही बेसिक थ्योरी है। एक बार अगर इन बेसिक थ्योरी को हम सोशियोलॉजी का हम डेली 1-2 क्वेश्चन हम कवर करते ही करते हैं, तो इन 1-2 क्वेश्चन से ही जो है वो आपका काफी सिलेबस कवर हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा है सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिन हो गया, इनको बाकी सब्जेक्ट्स के साथ जोड़कर जो है वो पढ़ना है तो ये बहुत ईजी हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा हवा मत बना दीजिए कि कोई बहुत बड़ी तोहफ यहाँ पर ऐड कर दी गई है, तो इतना कुछ बड़ा ये नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा ये नंबरों का रहने वाला है जहाँ तक फर्स्ट इंस्टेंस में सिलेबस को देखकर जो है वो लगता है। तो इसको जो है वो उतनी ही तवज्जो दें जितनी ये डिजर्व करता है, ऐसा ना हो यहाँ से आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजी जो है वो गलत हो जाए। मैंने कहा है आपको कि रिजल्ट कैसा भी हो परंतु आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने ऊपर रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बोलते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके पास विधानसभा जो है वो है। आप कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में H35 पार्ट में इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। अभी आप अपना आंसर कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।